गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज। भारत की खोज जो है वो नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह पुस्तक जो थी वो प्रकाशित हुई थी 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्धि संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। तो पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं इसका, अहमदनगर का किला। आज के कैसे उन्होंने अहमदनगर के किले में उन्होंने 20 महीने अपने कारावास के बिताए थे और वहीं रहकर उन्होंने पुस्तक लिखी थी और उन्होंने अपने बागवानी का शौक़ भी पूरा किया था। तो आइए आज हम पाठ पढ़ते हैं दूसरा, जिसका नाम है तलाश, और इसका सब टाइटल है आपका भारत के अतीत की झांकी। तो बच्चों इस पाठ में ये बताया गया है कि उनकी जो 9वीं जेल यात्रा थी वो कैसी रही। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया है कि भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही है कि उसे कोई हिला नहीं सकता, मतलब डिगा नहीं सकता। यदि हम 5000 साल के पीछे मुड़कर भी देखें तो पाते हैं कि भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। तो बच्चों ये पाठ तो वैसे थोड़ा बड़ा है, मैं आपको इस पाठ का सारांश समझा देती हूँ। तो पहला इसमें यह है कि भारत के अतीत की झांकी। तो इसमें नेहरू जी ने ये बताया है कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा कि भारत को समझे और उसके प्रति उनके प्रतिक्रियाओं का विलक्षण करें। कभी कभी उनके मन में यह भी विचार आता था कि आखिर भारत क्या है, यह भूतकाल की किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता था, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। भारत उनके खून में रचा बसा था। उन्होंने भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा था। क्या अब वह अपनी शक्ति को खो दिया है? इतना विशाल जनसमूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके। इस आधुनिक युग में तालमेल किस रूप में बैठता था? उस समय नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदाड़ो के एक टीले पर खड़े थे। इस नगर को 5000 वर्ष पहले का बताया गया। यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसका ठेठ जो भारतीयपन हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ है। नेहरू जी ने आने वाले विदेशी विद्वान यात्री जो चीन या पश्चिम या मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में भी जाना है। हिमालय पर्वत व उनसे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। वे हिमालय में भी घूमते रहे, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है। पहाड़ों के प्रति, विशेषकर कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया है। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है, ये तो आप जानती हैं। यमुना के चारों ओर नृत्य उत्सव और नाटक से संबंध ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। भारत की नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। अच्छा, उसके बाद है कि भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, जो अलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, वो दिल्ली और आगरा की विशेष इमारतों ने भी जो नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत करवाया था। जब भी वे अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें एहसास होता था कि हज़ारों वर्ष पूर्व से उनके पूर्वज भी इस स्नान के लिए आते रहे हैं। विदेशियों ने भी पर्व के लिए बहुत कुछ लिखा। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को कई पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। उनकी यात्राओं ने अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे पड़े थे
2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता था जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हों। अशोक के पाषाण स्तंभ अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते। फतेहपुर सीकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत का हल खोजता फिरता था। तो इस प्रकार जो नेहरू जी का प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में विलक्षणता साफ और स्पष्ट तथा वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होती है। उसके बाद आपका आता है भारत की शक्ति और सीमा। अच्छा, इसमें आपको बताया गया कि भारत की शक्ति और सीमा के बारे में खोज लंबे समय से हो रही है। नई वैज्ञानिक तकनीकों से पश्चिमी देशों को सैन्य शक्ति के विस्तार का मौका मिला। इन शक्तियों का प्रयोग कर इन देशों ने पूरब के देशों पर अधिकार कर लिया। प्राचीन काल में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी गिरावट हो गई। नई खोजों की लालच में परिश्रम की कमी होने लगी। नित्य नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुकरण करने लगा। विकास के कार्यों में शिथिलता आने लगी। साहित्य रचना अधिक होने लगी। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाले भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण पच्चीकारी वाली नक्काशी की जाने लगी। सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्य शैली विकसित हुई। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। इस हालत में भारत का पतन होने लगा, जबकि इस समय में विश्व के दूसरे हिस्से लगातार प्रगति कर रहे थे। जो भी बातें ऊपर हमने बताई हैं, तो इसके साथ साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि इतना कुछ होने पर भी भारत की मजबूती, दृढ़ता और अटलता को हिला नहीं सका। प्राचीन भारत का स्वरूप तो पुराने में रहा, लेकिन अंदर की जो गतिविधियां थी वो बदलती रहीं। भारत भले ही नए लक्ष्य खींचे गए, लेकिन पुरानी और नई सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा जो है वो बराबर बनी रही। इसी लालसा ने भारत को गति दी और पुराने की जगह नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। अच्छा, इसके बाद आपका है कि भारत की तलाश। इसका सारांश ये बताते हैं कि नेहरू जी की जो ये सोच थी कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन, प्राचीन स्मारकों तथा भवनों का दर्शन, सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन तथा भारत के विभिन्न भागों की पद यात्राएं पर्याप्त होंगी, पर इन सब से उन्हें यह संतोष ना हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने भारत के नाम पर भारत नाम की चिंता बताई। उन्होंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कैमोरीन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और पुलिस के अत्याचार पर चर्चा की। उन लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। ग्रामीण अभावों में रहते हुए भी भारत की शान थे। जो बात उनमें थी वह भारत के मध्यम वर्ग में न थी, केवल उत्तेजना के भाव रहते थे। नेहरू जी जो थे वो इस बात से भी अपरिचित नहीं थे कि भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है, क्योंकि हमारा देश 200 वर्ष से अंग्रेज़ों के अत्याचार झेल रहे थे। काफ़ी कुछ तो उसी कारण समाप्त हो गया, लेकिन जो मूल्य या धरोहर बच गई वह सार्थक है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक व अनिष्टकारी है। तो भारत की तलाश में उन्होंने हमें ये बताया। उसके बाद आता है भारत माता। देखिए, इसमें यह है कि नेहरू जी सभी भारतीय किसानों को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत जो है वो एक महान देश है, हमें उसकी महत्ता को समझना चाहिए। वे जब भी किसी भी सभा में जाते थे तो लोगों को अवगत कराते थे कि इस विशाल भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका भाग अलग अलग होते हुए भी सभी को मिलाकर भारत बना है। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक यह एक ही स्वरूप रखता है। उन्होंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कैमोरीन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने किसानों की विविध समस्याओं, गरीबी के बारे में, जैसा हमने पहले भी बताया था कि कर्ज, ज़मींदार या महाजन या भारी लगान, पुलिस के अत्याचार, इन सब की चर्चा करते थे उनके साथ। उन लोगों को
प्राचीन महाकाव्यों या दंत कथाओं की भी पूरी जानकारी थी। तो जब लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे तब नेहरू जी उनसे पूछते थे कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है। इसका उन्हें सही सही जो है वो उत्तर नहीं सूझता था। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। भारत तो वह सब कुछ है, भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल, खेत और भारत की जनता। भारत माता की जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। यह विचार उनके दिमाग में बैठता जाता था। उनकी आंखें चमकने लगती थी, मानो उन्होंने एक नई महान खोज कर ली है। अब उसके बाद आती है आपका भारत की विविधता और एकता, मतलब भारत की जो डाइवर्सिटी है और उसकी जो यूनिटी। तो इसमें है कि यह 100% सत्य है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है, कि भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लेकिन तब भी उनमें क्या है, एकता है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पूरे भारत देश में लोगों के जो खान पान है, रहन सहन है, या उनका पहनावा, उनकी भाषा या उनका शारीरिक या मानसिक रूप में विविधता झलकती है, पर विविधता होते हुए भी भारत जो है वो एक देश है। इनमें चेहरे, खान पान या पहनावे और भाषा में बहुत अंतर है। जैसे पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। इन तमाम विविधताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर एक सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारत संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में था। तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय जो 2000 वर्ष पहले इसकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति इन दोनों के बीच की है। सबकी अलग अलग विशेषताएं, पर इन सब पर भारतीयता की गहरी छाप है। भारत में कई भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। प्राचीन चीन की भांति प्राचीन भारत अपने आप एक शहर संसार थी। यहाँ विदेशी भी आए और यह जज्ब हो गए, यहीं पर रह गए। किसी भी देशी समूह में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं। अब राष्ट्रवाद की अवधारणा जोरों पर विकसित होने लगी। विदेशों में भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय के लोग एक साथ रहते थे, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी भले ही किसी भी धर्म का हो, वह अन्य देशों में हिंदुस्तानी ही माना जाता है। नेहरू जी ये भी कहना चाहते थे कि वे जब भी भारत के बारे में सोचते थे तो उनके सामने दूर दूर तक फैले हुए मैदान, उन पर बसे अनगिनत गाँव और शहर और कस्बे जिनमें वह घूमे हैं, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात जिससे झुलसी हुई धरती का सौंदर्य और हरियाली खिल जाए, विशाल व शहर व कस्बे, नदियाँ व उनमें बहता हुआ जल, ठंडा प्रदेश या खैबर, भारत का दक्षिण रूप, बर्फीला प्रदेश हो, हिमालय हो, या वसंत ऋतु में कश्मीर की कोई घाटी फूलों से लदी हुई हो, तो उसके बीच में जो कलकल करते हुए झरने हैं उनकी तस्वीर बनती जाती थी जिससे वो सहेज कर रखना चाहते थे। उसके बाद आपका आता है जन संस्कृति में बताया गया है कि भारत की तलाश के क्रम में नेहरू जी जब भारतीय जनता के जीवन की गतिशीलता को देखते तो उसका संबंध अतीत से जोड़ते थे, जबकि इन लोगों की नज़रें भविष्य पर टिकी रहती थी। लेखक को हर जगह एक संस्कृति पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पूरा कथाओं का सम्मेलन था। ये कथाएं आपस में इस प्रकार से मिली हुई थी कि इसे एक दूसरे से अलग करना असंभव था, इम्पॉसिबल था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण हुआ या महाभारत हुई जनता के बीच जो थे बहुत प्रसिद्ध थे। वो ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश मिलता था। लेखक के मन में लिखित इतिहास और तथ्यों का भंडार था। गांव के रास्ते से गुजरते हुए लेखक की नज़र मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी जिसे देखकर वह विस्मय या विमुग्ध हो जाता था। चारों ओर अनगिनत विपत्तियां फैली हुई थी। लेखक को इस बात से हैरानी होती थी कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। भारत में स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। भारत में नम्रता, यह सब कुछ होने के बाद भी स्थिति को स्वीकारने की प्रबल प्रवृत्ति थी जो हजारों सालों की संस्कृति विरासत की देन थी और इसे दुर्भाग्य भी ना मिटा पाया था। यानी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बेटा ये आपका चैप्टर 2 था भारत की खोज का। तो ये चैप्टर आप रीड करेंगे घर पर, ठीक है। मैंने आपको इसका सार समझा दिया है कि हर इसमें क्या बताया गया है।
थैंक यू।